नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार मानसरोवर आईएएस की पॉलिटी लेक्चर की क्लास में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ क्रमबद्ध तरीके से पॉलिटी में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं वो सभी चैप्टर को लेक्चर के माध्यम से सुनेंगे। यदि लेक्चर में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था एक परिचय। उसमें टॉपिक है राज्य के तत्व राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है कि राज्य व्यवस्था की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा पारिभाषिक शब्दावली से आप परिचित हो जाएं। तो आगे का टॉपिक है राज्य क्या है। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है। इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात कहा जा सकता है कि इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। यदि हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है। अब हम आगे बात करेंगे राज्य के तत्व के बारे में। किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें 4 तत्व विद्यमान हो। वो 4 तत्व कौन से हैं? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो हम इसमें एक एक करके जो राज्य के तत्व हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करते चलेंगे। यदि हम भूभाग की यदि हम बात करें तो एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए देखा जाए तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। वहीं अब हम राज्य के तत्व में जनसंख्या की बात करें तो राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। अब राज्य के तत्व में हम सरकार की बात करेंगे। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति। वही हम राज्य के तत्व में बात करेंगे संप्रभुता की, संप्रभुता या प्रभुसत्ता की। यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। राज्य के ये चारों तत्वों अनिवार्य है, ये वैकल्पिक नहीं है। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी, किंतु भूभाग नहीं होता। उदाहरण के लिए देखा जाए तो तिब्बत की सरकार का संकट यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था और न ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत या उनके पास कोई प्रभुसत्ता थी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी न हो सके। अब उदाहरण के तौर पे देखते हैं, पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था, तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञा का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। एक और एग्जाम्पल है, जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्से पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती है, इसलिए उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब आगे की हम टॉपिक की बात करेंगे, राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तथा इसका विकास। राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है, जिसे जनसेवा के रूप में भी संबोधित किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसमें यह देखा जाता है कि राजनीति का जन्म हमारे और हमारे समाज हेतु क्या उचित है और क्या नहीं, ये किस तथ्य पर आधारित है। वही राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार तथा संविधान ने आकार प्राप्त किया है। साथ ही राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों का सही तरीके से मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण देना है। अब आगे का टॉपिक है, राजनीति व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, अब इस पे चर्चा करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता के संदर्भ में इतिहासकारों और मानवशास्त्रियों ने अभी तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है, उन सभी में किसी न किसी रूप में राजनीतिक ढांचे की उपस्थिति देखी गई है, चाहे वह ढांचा राजतंत्र का हो, लोकतंत्र का हो या तानाशाही का। वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई है। जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बिल्कुल संभव नहीं रहा है कि लोग आपसी सहमति से ही काम चला ले। औपचारिक कानूनों के निर्माण और कानूनों को लेकर होने वाले विवादों की स्थिति में न्यायिक प्रक्रियाओं की जरूरत बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कानून का पालन करवाने तक सीमित नहीं है, अब उसने लोक कल्याणकारी राज्य का रूप धारण कर लिया है और समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता, समानता व न्याय उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी हो गई है। जहां तक भारत में राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न है, इसकी आवश्यकता को कई स्तर पर महसूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली जरूरी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद इत्यादि। इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते जब तक हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा न हो। भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और यह वंचित वर्गों को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। आरक्षण तथा सामाजिक न्याय की अन्य नीतियां इसी उद्देश्य से लागू की जाती है। चूंकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे स्त्रियां, बच्चे, पिछड़ी जातियां तथा अल्पसंख्यक समुदाय भिन्न भिन्न दृष्टियों से वंचन का शिकार रहा है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी है कि सरकार की ओर से उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाए। इसलिए भारत के लिए एक सुगठित राजनीतिक संरचना जरूरी है। भारत में विभिन्न हित समूह रहते हैं, जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। इन हितों में
सामंजस्य करते हुए उचित कानूनों के निर्माण के लिए संसद की जरूरत है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए एक सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका भी जरूरी है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। इससे समाज के वे तबके असहज हैं जो पुरानी व्यवस्था में लाभकारी स्थिति में थे। ये परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनाव को जन्म देते हैं, जो कभी-कभी दलितों तथा स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को इन दबावों से बचाने तथा उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सशक्त राजनीतिक ढांचे की जरूरत पड़ती है। अब आगे का टॉपिक है शासन के अंग। अब इसमें हम शासन के अंग में हम चर्चा करते हैं। किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने 3 चुनौतियां होती है। पहला कानून बनाने की चुनौती, दूसरा कानूनों के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती तथा तीसरा व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन 3 मूल चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है उन्हें ही शासन के अंग कहते हैं। शासन के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं। तो पहला है विधायिका। पहला क्या है? विधायिका। तो विधायिका अर्थात कानून बनाने वाली संस्था। कानून बनाने वाली संस्था जो है वो विधायिका कहलाती है। दूसरा अंग है कार्यपालिका। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। और तीसरा अंग है शासन का, वो है न्यायपालिका। तीसरा अंग क्या है? न्यायपालिका। कानूनों के अनुसार विवादों के समाधान करने वाली संस्था जो है वो न्यायपालिका कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यायपालिका कहलाती है। अब हम एकक अंग के बारे में हम जानेंगे, विधायिका के बारे में जानेंगे, कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। तो हम बात करेंगे विधायिका की। विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। राजतंत्रीय प्रणाली में यह कार्य आमतौर पर राजा के हाथ में होता था तथा राजा की इच्छाओं को ही कानून का दर्जा प्राप्त था। धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली में धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानूनों का अंतिम व्याख्याकार माना जाता था, क्योंकि वे ही बताते थे कि कानून क्या है। यदि यूनान के प्राचीन नगर राज्यों को उदाहरण छोड़ दे तो आधुनिक काल से पूर्व मोटे तौर पर कानूनों का निर्माण इसी रीति से होते रहा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनती है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और उसकी कानूनों के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। भारत में लोकसभा इसी भूमिका में है। संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस दूसरे सदन में सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट और भारत में राज्यसभा की यह भूमिका है। क्योंकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इस सदन की भी सहमति आवश्यक होती है, इसलिए इस सदन की उपस्थिति से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को न छीन ले। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। वहां की राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है, इसलिए वहां दूसरे सदन की जरूरत नहीं है, किंतु तब भी वहां लॉर्ड्स सभा के रूप में दूसरा सदन रखा गया है। हालांकि देखा जाए तो उसका मूल कार्य अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना तथा कुछ अति विशिष्ट व गणमान्य लोगों को संसद में शामिल होने का मौका देना है, न कि प्रांतों या स्थानीय इकाइयों के अधिकारों की रक्षा करना। जहां तक भारतीय विधायिका का प्रश्न है, यह संघात्मक ढांचे पर आधारित है। केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं संविधान में निर्दिष्ट अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती है। केंद्रीय विधायिका या संसद द्विसदनीय है। प्रचलित भाषा में इसके 2 सदनों में से लोकसभा को निचला सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।
हालांकि देखा जाए तो संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। राज्यसभा का गठन कुछ हद तक अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए और कुछ हद तक ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह गणमान्य नागरिकों को विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए। राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं आमतौर पर एक सदनीय है। इस सदन को विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सदन को विधानसभा कहते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य विशेष में जरूरत महसूस की जाए तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। विधायिका के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान करता है। अब हम दूसरा अंग कार्यपालिका की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका की बात करेंगे। शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है, अर्थात कानूनों को लागू करता है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। यदि हम राजनीतिक कार्यपालिका की यदि हम बात करें तो अध्यक्षीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। अब इसके हम एक एक करके अब हम इसके बारे में समझेंगे, राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति इसी के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका में जो आ रहे थे अध्यक्षीय कार्यपालिका। तो अध्यक्षीय कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है, जहां जनता एक निर्वाचन के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन करती है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में सभी शक्तियां प्राप्त होती है। अब बात करेंगे संसदीय कार्यपालिका की। यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्यों में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका में जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वही दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार चलाने वाले सदस्यों के ऐसे समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब बात करेंगे हम दोहरी कार्यपालिका की। यह एक विशेष प्रणाली है जो फ्रांस जैसे कुछ देशों में दिखाई पड़ती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान होता है। अब हम बात करेंगे बहुल कार्यपालिका की। यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जो स्विट्जरलैंड जैसे कुछ ही देशों में देखी जा सकती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियां रखते हैं तथा उनमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाममात्र का होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, किंतु इन 7 की शक्तियां बराबर होती है और प्रमुख के रूप में हर वर्ष इनकी नियुक्ति परस्पर हस्तांतरित होती रहती है। अब हम बात करेंगे अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में वे उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं जो अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं तथा जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी इसी के उदाहरण हैं। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है। इसमें शामिल लोगों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होती है। इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित होती है वहां अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। जहां तक भारतीय कार्यपालिका का प्रश्न है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के स्तर पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसा ढांचा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु सामान्य स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही काम करना होता है।
अब राजनीतिक कार्यपालिका की हम बात करें तो राजनीतिक कार्यपालिका के अलावा भारत में अस्थायी कार्यपालिका के रूप में एक सशक्त नौकरशाही या अधिकारी तंत्र भी है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल है और भारतीय राजस्व सेवा जैसी केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी। राज्यों के स्तर पर उनकी अपनी लोक सेवाएं भी कार्य करती है। अब शासन के अंग में हम न्यायपालिका, तीसरा अंग जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की अब हम चर्चा करेंगे। शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका कहलाता है। न्यायपालिका के कई कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य यह है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करे, किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण यह है कि कई कानून इतने जटिल और अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उनकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है। ये व्याख्याएं स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती है, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून कहते हैं। वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय होते हैं तथा उनके लिए बाद के किसी भी समान मामले में उन पूर्व निर्णयों को आधार बनाना जरूरी होता है। अब इसमें हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका की शक्तियां। न्यायपालिका की शक्तियां भी होती है कुछ। न्यायपालिका की शक्तियां इस आधार पर तय होती है कि शासन का स्वरूप कैसा है। साधारणतः एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किंतु संघात्मक प्रणालियों में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है। उन्हें केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों का समुचित समाधान करने के लिए यह शक्ति दी जाती है कि वे केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को भी इस आधार पर अवैध घोषित कर दे कि वे संघात्मक प्रणाली या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है, इसलिए वे अत्यंत ताकतवर हैं। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहां संविधान का सटीक निर्वचन करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। पुनः जिन देशों के संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं वहां न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है और न्यायिक पुनरीक्षण आदि की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इस संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा यथोचित विधि प्रक्रिया का विवाद बहुत रोचक है। इनमें से पहला सिद्धांत संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाता है, जैसे इंग्लैंड में, जबकि दूसरा सिद्धांत न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करता है, जैसे अमेरिका तथा भारत में। अब भारतीय न्यायपालिका अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय राज्य का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक हो, न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक होने के नजदीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के स्तर पर भिन्न भिन्न न्यायपालिकाएं नहीं है। राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पर तथा संविधान के निर्वचन की अंतिम शक्ति रखने के कारण भारतीय न्यायपालिका काफी शक्तिशाली है। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार उसे पहले भी प्राप्त था। अब उसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों के एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका ने अपनी यह शक्ति और बढ़ा ली है। तो आज का लेक्चर इतना ही। बाकी का जो इसमें जो टॉपिक है वो कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।